हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास 10th का जो चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ भी लगता है। तो आज मैं ट्राई करूँगी अपना लेवल बेस्ट टू ईज आउट दिस चैप्टर एंड इफ़ यू गाइज एनी वन ऑफ यू हैविंग स्टिल एनी डाउट प्लीज़ यू कैन स्टिल कनेक्ट विद मी ऑन द कॉमेंट सेक्शन। सो नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री, जैसे कि मैं अपनी हर क्लास में या हर अपने वीडियो लेक्चर में करती आई हूँ। तो देखिए, जब मैं यूरोप की बात कर रही हूँ नेशनलिज्म की, हमने इंडिया का नेशनलिज्म इन इंडिया देखा, ठीक है। इंडिया का नेशनलिज्म हम बेसिकली देखते हैं कि इट केम विद द अराइवल ऑफ द गांधी जी एंड वी सी दैट इट बिगैन, और इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और जब ब्रिटिशर्स उनको परेशान करने लगे थे, ब्रिटिशर्स जो है वो एक्सप्लॉइट करने लगे थे इंडियंस को, तब इंडिया में हम देखते हैं नेशनलिज्म या फिर अगेंस्ट जो मूवमेंट जितने भी चले, फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वो स्टार्ट हुए। बट यूरोप की जब मैं बात करूंगी, यूरोप में दिस वाज नॉट द केस। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस वाज नॉट द केस। यूरोप में क्या हो रहा था, आप को ध्यान देने की यहाँ जरूरत है कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। जैसे कि इंडिया एक एशियन कॉन्टिनेंट में कंट्री है ना गाइस, वैसे ही यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, देन आपका आयरलैंड हो गया, देन आपका इटली हो गया। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, एक कॉन्टिनेंट है यूरोप का एंड उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब वेस्टर्न सोसाइटी या फिर मैं यूरोपियन सोसाइटी या वेस्टर्न सोसाइटी की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है कि इनकी जो सोसाइटी है ना गाइस, वेस्टर्न सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी, उनका फोकस ये रहता है कि हम कैसे वॉर करें, ठीक है। और उस वॉर से या उस लड़ाई झगड़े से वो दो चीजों पे फोकस करते हैं। किस दो चीजों पे? पहला होता है पावर, मतलब कि हमें सत्ता चाहिए, हमें अथॉरिटी चाहिए। अथॉरिटी मीन्स पावर, मतलब कि पावर कैसे मैं आपको समझाऊं, पावर का मतलब है कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मतलब आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन। एंड दूसरा है टेरिटरी एक्सपेंशन। टेरिटरी एक्सपेंशन का मतलब है कि कैसे आप अपना लैंड जो है, अपना जो, जैसे कि एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। सपोज कीजिए हमारा घर जो है, हम जिसमें रह रहे हैं अभी, एवरीवन, द होम इन विच वी ऑल आर लिविंग इज अ फिक्स्ड। अगर मैं दिल्ली की अगर मैं बात करूं, तो दिल्ली में देयर इज अ गज सिस्टम। अगर आप लोग दिल्ली में अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा प्रॉपर्टी वगैरह में, तो दिल्ली में गज होता है, 70 गज, 100 गज, 80 गज। तो ये जो 80 गज या 70 गज या 100 गज में जो मैं आपको बता रही थी, या फिर स्क्वायर यार्ड जिसको भी कहते हैं, तो ये जो गज है बेसिकली ये मेरा लैंड है, ओके। इस लैंड के बाहर मैं नहीं जा सकती, आई कैन नॉट क्लेम माई नेबर्स लैंड, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे जो टेरिटरी एक्सपेंशन का मतलब है कि यूरोप में जब भी झगड़ा होता है, जब भी वॉर होता है, जब भी युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध हम क्यों करते हैं, वॉर क्यों करते हैं? वॉर करने का रीजन ही यही होता है कि आप अपनी पावर को पहले तो बढ़ा रहे हैं एंड पावर को बढ़ा के आप क्या कर रहे हैं कि जो आप जिस कंट्री को या जिस टेरिटरी किंगडम को आपने हराया है, उसकी टेरिटरी को आप अपने कब्जे में ले रहे हैं। उसका जो लैंड है, उसका जो एरिया है, उसका जो किंगडम है, उसको आप अपने कब्जे में ले रहे हैं, उसी को टेरिटरी एक्सपेंशन देते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम वाई टेरिटरी एक्सपेंशन इज सो इम्पोर्टेंट। द रीजन बिहाइंड इज कि जितना ज्यादा लैंड उतनी ज्यादा पावर। अगर आज के टाइम पे भी अगर मैं कहूँ कि अगर आप लोग में से किसी को भी कुछ आइडिया होगा कि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, आई वोंट बी टेकिंग नेम्स, बट कि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं दे आर मोस्टली हैविंग ह्यूज लैंड्स एंड रीजन उसका सिंपल यही होता है, ठीक है, बिकॉज लैंड इज इक्वल टू द पावर, कि लैंड जो है वो पावर को डिपिक्ट करता है या पावर को दिखाता है, ठीक है। अब यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हमने देखा प्रॉब्लम क्या थी, कि प्रॉब्लम ये थी कि सारी कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही थी, झगड़ रही थी, और रीजन क्या था, किस दो चीज पे झगड़ रही थी? एक पावर था और एक टेरिटरी एक्सपेंशन था, ठीक है। अब क्या होता है कि मीनवाइल ये जो 16-17 सेंचुरी है, ठीक है,
इस टाइम पे क्या होता है, एक बड़े फेमस आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर, जिनका नाम है फ्रेडरिक श्योरे। देखिए यहाँ पे फ्रेडरिक श्योरे, ये फ्रेडरिक श्योरे है। अब ये जो फ्रेडरिक श्योरे है गाइस, फ्रेडरिक श्योरे क्या करते हैं, एक पेंटिंग बनाते हैं, जैसे कि नॉवेल लिखते हैं ना, वैसे ये पेंटिंग करते हैं 4 के सीरीज में, मतलब पहला सीरीज का पेंट, दूसरा सीरीज, तीसरा और चौथा, तो 4 सीरीज के पेंट में अपनी पेंटिंग क्रिएट करते हैं। और ये यहाँ पे बेसिकली ये दिखाते हैं कि कैसे जो वर्ल्ड है, ओके, जो वर्ल्ड बेसिकली यूरोपियन सोसाइटी है, कैसे वो शांति हो गई है वहां पे डेमोक्रेसी आ गई है, वहां पे लोग इलेक्शंस कर रहे हैं, और जो पीपल है यूरोप के, अमेरिका के, ठीक है, जितने भी मेन वुमेन वहां के हैं, सब बेसिकली लिबर्टी है वहां पे, सब शांति हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी कंट्री में अच्छे से रह रहे। तो फ्रेडरिक श्योरे इस आइडिया को यूटोपिया कहते हैं। यूटोपिया का मतलब होता है गाइस कि समथिंग विच इज वेरी मच इमेजिनरी इन नेचर, कि जो फैंटेसी वर्ल्ड होता है ना, जैसे हम लोगों का कि फैंटेसी वर्ल्ड हम सोचते हैं कि ड्रीम है हमारा कि हम ये करें वो करें, तो सिमिलरली फ्रेडरिक श्योरे का भी जो पेंटिंग है, उस टाइम पे लोग उसको यूटोपिया कहते हैं, उसको इमेजिनरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन थी उस टाइम की गाइस, उस टाइम पे हम लोग इस चीज पे फोकस नहीं कर सकते थे कि फ्रेडरिक श्योरे की जो पेंटिंग में वो दिखा रहे हैं यूरोपियन सोसाइटी को शांति, डेमोक्रेसी, ये सब रियलिटी में होना पॉसिबल नहीं लग रहा था उस टाइम पे। ठीक है, आई होप इंट्रोडक्शन मैंने क्लियर समझाया होगा सबको। ठीक है, देन आई कम टू द टाइमलाइन। अब टाइमलाइन में देखिए बहुत छोटा टाइमलाइन है इसका, ठीक है, बट इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके, सो अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप डरिए मत, आई एम देयर फॉर यू गाइस। ओके, सो कॉम्प्लिकेटेड किस सेंस में है, बिकॉज द चैप्टर इज नॉट सीक्वेंस्ड प्रॉपरली, मतलब कभी कुछ ऊपर आ रहा है, कभी कुछ नीचे आ रहा है, तो बट मेरा जो ट्राई रहेगा वो आपको सीक्वेंस में देने का रहेगा, एंड आई विल बी गिविंग यू इन द केस स्टडी। तो टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी चैप्टर एंड इन एवरी वीडियो ऑफ माइन, स्पेशली फॉर हिस्ट्री आई ऑलवेज गिव टाइमलाइन। ठीक है, तो टाइमलाइन अगर आप देख रहे हैं तो पहले विल डिस्कस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन द कंजर्वेटिव्स रूल, देन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड द एक्ट ऑफ यूनियन। ओके, सो दिस इज द टाइमलाइन। देन व्हेन आई स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी, ओके, सो यूरोपियन सोसाइटी में मैंने क्या बताया है कि लोग झगड़ रहे थे। ठीक है, people were fighting with each other, people were fighting for power and they were fighting for the territory expansion or the territory or the land के लिए झगड़ रहे थे सब। अब क्या होता है कि वहां पे एक तरीके से जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, नेशनलिज्म का मतलब होता है एकता की भावना, एकता मतलब होता है द वी फीलिंग, द कॉमननेस, द यूनाइटिंग फीलिंग। जैसे कि अगर मैं कह रही हूं कि आई एम इंडियन, सो आई एम इंडियन का मतलब है कि मैं किसी चीज से अपने आप को एसोसिएट कर रही हूँ, जैसे कि एक फ्लैग, इंडियन फ्लैग से मैं एसोसिएट कर रही हूँ। वेन एवर आई हियर ए नेशनल एंथम, अगर मैं नेशनल एंथम मतलब जन गण मन सुनती हूँ या नेशनल सॉन्ग सुनती हूँ, वंदे मातरम, तो एकदम से मेरे दिमाग में कॉन्शियसनेस आता है कि ओ यू आई हैव टू स्टैंड अप, मेरे को खड़े होना है इन द स्टैंडिंग पोजिशन। तो सिमिलरली जो नेशनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो एक यूनाइटिंग फोर्स है। ठीक है गाइस, क्या है वो? एक यूनाइटिंग फोर्स है कि जहां पे लोग एकजुट होके इकट्ठे होते हैं और एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं कि मतलब मैं तू अकेले नहीं है, हम दोनों अलग नहीं है, बल्कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक कंट्री के लोग हैं। ठीक है, जैसे कि भारत माता की जय बोलते हैं तो वी नेवर से ऑन द रिलीजियस लाइंस, वी से भारत माता की जय। ओके, व्हेन वी सी आवर नेशनल फ्लैग वी सल्यूट टू इट। ओके, एक रिस्पेक्ट है, तो एक कॉमननेस की भावना है। ठीक है, सो इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में बेसिकली हमें यही ध्यान रखना है कि कैसे जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से फोर्स समझते हैं आप, जबरदस्ती जो है यूरोपियन सोसाइटी में लाया गया है। और रीजन क्या होगा? रीजन यही होगा कि पूरी जो यूरोपियन सोसाइटी है उसको स्टेबल करना है, उसमें हमें स्टेट्स, नेशन स्टेट्स को इमर्ज करना है। अब पूछेंगे आप लोग मैम नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट वो स्टेट होता है, एक कंट्री होती है जहां पे लोग
एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, एक दूसरे का एक कॉमन हिस्ट्री होता है, कॉमन बैकग्राउंड होता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो है नेशनलिज्म जो यूरोप का है वो इमर्ज हुआ है, ठीक है। ये आपको अभी तक मैंने बैकग्राउंड दिया है, और नेक्स्ट क्लास में आई विल बी स्टार्टिंग विद द केस स्टडी ऑफ फ्रांस. Till then, thank you so much for watching my video till the end. And if you guys have any doubt, any problem, do comment in the comment section. I will surely respond to it. Thank you so much.